हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550। ये चैप्टर 4 है जिसमें बहमनी साम्राज्य के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसकी प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बहमनी साम्राज्य जो था वो विजयनगर की तरह ही एक साम्राज्य रह चुका है। ये साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था जो विजयनगर के साथ ही अस्तित्व में आया था। तो जो विजयनगर है, विजयनगर की एक प्रॉपर वीडियो मैंने आपकी बना दी थी। अब बहमनी साम्राज्य के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहमनी साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। बहमनी साम्राज्य को बहमनी सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था, जिसे मध्यकालीन युग के दौरान दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामिक साम्राज्य माना जाता था। ये दक्षिण भारत मतलब कि साउथ इंडिया में सबसे पहला स्वतंत्र इस्लामिक साम्राज्य के रूप में ये स्थापित हुआ था, अस्तित्व में आया था। और ये जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी मध्यकालीन युग में, तो उसी के साथ ही विजयनगर के साथ ये भी अस्तित्व में आया था। अब साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 1347 के दौरान तुर्की के गवर्नर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह के परिणाम स्वरूप की गई थी। अब साम्राज्य की स्थापना क्यों की गई थी, कब की गई थी? 1347 में। तुर्की के गवर्नर थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह जो छेड़ा था, उसी के परिणाम स्वरूप ही इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वह जफर खान के नाम से भी प्रसिद्ध थे, जफर खान के नाम से उन्हें जाना जाता था। और बहमनी साम्राज्य जो था वो लगभग 200 वर्षों तक एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। और कृष्णदेव राय और बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, उनके बीच में लड़ाई जो हुई थी, वहां तक 200 साल हो गए थे और 200 सालों तक ये अस्तित्व में रहा था। बाद में बहमनी सल्तनत को 5 विशिष्ट राज्यों में विभाजित किया गया, जिन्हें सामूहिक रूप से दक्कन सल्तनत के रूप में जाना जाता था। अब ये जो है विशिष्ट राज्यों में विभाजित किया, 5 जो राज्य थे उनमें विभाजित किया गया था इन्हें। और जिन्हें सामूहिक रूप से अगर हम देखें तो ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो दक्कन सल्तनत के रूप में इन्हें जानते थे। अब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो था उनके बीच में संघर्ष के क्या क्या रीजन रहे थे वो जानते हैं हम। सबसे पहला रीजन इनका ये रहा था कि तुंगभद्रा दोआब पर कब्जा, क्योंकि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसे तुंगभद्रा दोआब के नाम से जाना जाता है, बहुत उपजाऊ था। उपजाऊ मतलब वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। प्रत्येक राज्य इस पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। अब कृष्णा गोदावरी डेल्टा का नियंत्रण, मतलब कि इस डेल्टा का दोहरा महत्व था। दूसरा बहुत ज़्यादा इसका महत्व देखने को मिलता है। पहला 2 तरीके से इसका महत्व देखने को मिलता है, जिसमें पहला था ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। दूसरा था इसमें कई महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जहाँ पे जो मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो होता है वो बंदरगाहों से होता है। वहाँ पे इनकी मार्केटिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह थे उपलब्ध थे, जिसके माध्यम से सीलोन, इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा ये जगह के नाम थे। इनसे कई विदेशी देशों के साथ लाभदायक व्यापार भी किया जा सकता था। अब जो दोनों ही शक्तियां थी इस क्षेत्र पर अपना जो आधिपत्य जमाना चाहती थी, इसलिए इनके बीच में संघर्ष हुआ था। वहीं हम देखें राजनीतिक संघर्ष का, कि दोनों शक्तियां अपने राज्य का विस्तार करना चाहती थी, प्रत्येक एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता था। तो इन दोनों को जो है बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। राजनीतिक कारण भी यही रहा था, क्योंकि ये लोग जो थे वो अपना राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा करना चाहते थे और हर किसी को इस बात का खतरा बना हुआ था कि ये हमारे अस्तित्व को मिटा देगा। तो इसीलिए ये दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। तीसरा रीजन इसमें यह है धार्मिक ईर्ष्या। मलिक काफूर द्वारा दक्कन पर कब्जा करने के बाद से पराजित हिंदू शासकों के मन में मुस्लिम उत्पीड़कों के प्रति गहरी नाराजगी की भावना थी। अब मलिक काफूर जो थे उन्होंने दक्कन पर कब्जा किया था। मलिक काफूर एक मुसलमान थे, वो उन्होंने दक्कन पर कब्जा किया था। उसकी वजह से पराजित हिंदू शासक जो थे, हिंदू शासक मतलब कि जो हार गए थे, तो उनके मन में मुस्लिमों को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी रही थी। इसके परिणाम स्वरूप दक्कन में विजयनगर के एक महान हिंदू साम्राज्य का उदय भी हुआ था वहाँ पर।
अब इसके विपरीत बहमनी शासक जो थे वो मुसलमान थे। बहमनी शासक जो थे वो मुसलमान थे और मुसलमानों की वजह से ही इस साम्राज्य का विस्तार हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें विजयनगर का, तो विजयनगर था हिंदुओं का शासक, मतलब कि साम्राज्य था हिंदुओं का, और इसलिए दोनों राज्यों के बीच जो था धार्मिक प्रतिद्वंद्विता थी। प्रतिद्वंद्विता का मतलब कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। और नेक्स्ट इसका कारण था हीरे की खदानों पर कब्जा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहमनी साम्राज्य के गोलकोंडा क्षेत्र में, गोलकोंडा वहाँ पे जगह का नाम है, उस क्षेत्र में हीरे के खदान थे, जिसकी वजह से विजयनगर के शासकों को इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया था। विजयनगर के शासक जो थे, गोलकोंडा एक मुस्लिम जगह, गोलकोंडा ये जगह का नाम है जहाँ पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना में ही ये इन्वॉल्व हुआ था। गोलकोंडा क्षेत्र उसी में ही आता था और वहीं पर ही विजयनगर के जो शासक थे वो उस पर कब्जा करना चाहते थे, जिसकी वजह से इनके बीच में संघर्ष हुआ था। अब वहीं हम बात करें राम राय की ओर से कूटनीतिक की विफलता, मतलब कि विजयनगर का शासक था सदाशिव राय, बहुत कमज़ोर शासक था और वह अपने शक्तिशाली मंत्री राम राय के हाथों में खेलता था। मतलब कि शक्तिशाली मंत्री जो था राम राय, वहाँ का विजयनगर साम्राज्य का, वहाँ का शासक कौन था? सदाशिव राय, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर शासक था, जिसकी वजह से वो अपने शक्तिशाली मंत्री जो था राम राय के हाथों में रहता था, मतलब उसी के थ्रू ही ये वर्क करता था। कुछ समय के लिए राम राय दक्कन में 5 मुस्लिम शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का उपयोग करने में सक्षम थे और उनकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया था, परंतु अंत में यह नीति विफल रही और यह राज्य इस्लाम के नाम पर एकीकृत हो गया था। स्टार्टिंग में तो जो थे 5 मुस्लिम शक्तियां जो थी उनकी प्रतिद्वंद्विता का उपयोग किया, मतलब कि प्रतिद्वंद्वी का मतलब ये होता है कि उनको हराने में ये ज़्यादा सक्षम हो पाए थे और उनकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन बाद में इनकी जो नीति थी वो बहुत ज़्यादा विफल रही और उसकी वजह से इस्लाम के नाम पर जितने भी लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे। अब वहीं हम देखें विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती शक्ति। कालांतर में विजयनगर ने दक्षिणी भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। विजयनगर ने दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान था वहाँ पे, तो उनको प्राप्त कर लिया था और ये अहमदाबाद, गोलकोंडा और बीदर के 3 मुस्लिम राज्यों की शक्ति को दबाने में सक्षम था। अहमदाबाद वहाँ पे जगह का नाम है, गोलकोंडा और बीदर ये जगह का नाम है। तो इन क्षेत्रों पर कब्जा इसने जताया था, मतलब कि विजयनगर साम्राज्य ने इन पर जो है कब्जा करने में ज़्यादा सक्षम हो पाए थे और विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती शक्ति ने दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों के मन में भय पैदा कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी बढ़ती हुई शक्ति की वजह से दक्कन के जितने भी मुस्लिम सुल्तान थे उनके मन में ये डर पैदा हो गया था और अपने मतभेदों को भुलाकर, जैसे कि पहले ही कहा गया है कि 4 शक्तियों ने एक संघ बनाया था और विजयनगर के खिलाफ संघर्ष इन्होंने शुरू कर दिया था। अपने मतभेद जो थे उनको भुला दिया था उन्होंने, लेकिन बाद में ऐसा हुआ था कि 4 शक्तियां, जैसे मैंने बताया आपको कि 4 शक्तियों ने मिलकर एक मुस्लिम संघ बनाया था और विजयनगर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अब बहमनी साम्राज्य जो था उसका विकास किस प्रकार से हुआ था, उसके चरण क्या थे, मतलब कि किस तरीके से उन्होंने अपना विकास किया था और बहमनी साम्राज्य में क्या क्या मतलब प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही थी इसकी, वो मैं बताती हूँ आपको। क्या था कि जो सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह था, ये सबसे पहला शासक था, उसमें बहमनी साम्राज्य का विस्तार करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब हसन शाह के अधीन बहमनी साम्राज्य की शक्ति अपने चरम पर थी। प्रधानमंत्री और जनरल महमूद गवन ने दौलताबाद से तेलंगाना में भोंगिर तक और वारंगल नदी दक्षिण में है ये और कृष्णा तक बहमनी सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अलाउद्दीन बहमन शाह जो थे वो हसन शाह के अधीन, पहले तो स्टार्टिंग में हसन शाह के अधीन ये था और उसके बाद अपने उत्थान काल के दौरान बहमनी साम्राज्य लगातार दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य नामक हिंदू साम्राज्य के साथ लड़ाई में शामिल रहा था, क्योंकि इनके बीच में संघर्ष जो रहा था नदियों को लेकर भी बहुत ज़्यादा रहा था और इनके बहुत ज़्यादा राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण भी रहे थे, उनकी बढ़ती शक्तियों को लेकर भी आपस में फूट पड़ी हुई थी। तो फरिश्ता एक जगह का एक इंसान का नाम है, उनके अनुसार ये कहा गया था अलाउद्दीन शाह जो थे वो बहुत दयालु शासक रहे थे जो सदैव उदारता की नीति अपनाते थे और उनकी उदारता को इस प्रकार देखा जा सकता है कि इस्लाम के अनुसार वे भारत के पहले मुस्लिम राजा थे जिन्होंने ये आदेश दिया कि हिंदुओं पर जजिया ना लगाया जाए। अब जजिया जो है एक कर था,
जो बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करने के लिए हिंदुओं को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था कर देने के लिए, और उन पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक राजस्व वसूल किया जाता था जजिया कर के बारे में ब्रीफ में अगर पढ़ना चाहें तो आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं जजिया के बारे में। ये कर था, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक ऐसा मुसलमान था, पहला राजा था जिन्होंने ये आदेश दिया था कि हिंदुओं पर जजिया कर ना लगाया जाए, और इसके अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में सभी कृषि उत्पादों के शुल्क मुक्ति आयात की अनुमति दी थी। शुल्क मुक्त आयात मतलब कि जब भी इंपोर्ट होता है कोई भी माल, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, तो उसको ख़त्म करने की अनुमति इन्होंने दी थी। शुल्क मुक्त मतलब कि जो उस पर टैक्स लगता था उसको फ्री कर दिया गया था। अब उन्होंने 1347 मतलब 1347 से लेकर 1358 तक 11 वर्षों तक शासन इन्होंने किया था, और प्रशासन के उद्देश्यों में ध्यान में रखते हुए साम्राज्य को बाद में 5 सहायक शक्तियों में विभाजित कर दिया था, जिसकी वजह से जिन्हें दक्कन सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो दक्कन सल्तनत था उसके नाम से जो है इसको जानते थे, क्योंकि इन्होंने 5 सहायक शक्तियों में इसको विभाजित कर दिया था। उसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक राज्यपाल नियुक्ति किया था, राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी, और इस वर्षों के दौरान बहमनी साम्राज्य दक्कन पर नियंत्रण को लेकर लगातार विजयनगर साम्राज्य के साथ संघर्ष में लगा हुआ था। अब अलग अलग स्टेट में सबको डिवाइड कर दिया, तो उसकी वजह से इनका जो है शक्ति का विस्तार हुआ, और उसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य के साथ भी इन्होंने संघर्ष किया, और गुलबर्गा बहमनी की राजधानी थी। गुलबर्गा जो थी इसका नाम है, बहमनी की राजधानी थी, जिसे बाद में 1425 ईस्वी में बीदर में स्थानांतरित कर दिया था। बीदर मैंने बताया शहर का नाम है, गोलकोंडा वगैरह भी जो शहर थे ऐसे, तो गुलबर्गा को बीदर में स्थानांतरित कर दिया था, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया था। अब सुल्तान अलाउद्दीन हसन के बाद का जो शासन रहा था बहमनी साम्राज्य क्या था, उनके बेटे जो थे वो मोहम्मद शाह प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया था। मतलब कि जो मोहम्मद शाह थे, सुल्तान अलाउद्दीन हसन के बाद मोहम्मद शाह आए, और मोहम्मद शाह के बाद उन्होंने मोहम्मद शाह उनके पुत्र थे, और मोहम्मद शाह प्रथम के साथ साथ मोहम्मद शाह द्वितीय उनके दूसरे पुत्र थे, उनका उत्तराधिकारी सबसे बड़े वाले बेटे को बना दिया था। फिर गयासुद्दीन को अपने पिता मोहम्मद द्वितीय से विरासत मिली थी। गयासुद्दीन जो है वो अपने पिता से, उनको मोहम्मद द्वितीय से विरासत में मिली थी, लेकिन एक तुर्की शासक तागलचिन ने उन्हें अंधा कर दिया था और कैद कर लिया था, और तगलचिन के अधीन एक कठपुतली राजा शमसुद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना था। अब आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था इसके स्रोत क्या रहे थे, उसमें बताया गया था इनके उत्तराधिकारी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में बताई थी, जिसमें किस किस ने कहाँ कहाँ राज किया था उसके बारे में बताया था। हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और उनको अंधा कर दिया था, उनको कैद कर दिया था, और कठपुतली राजा जो थे शमसुद्दीन जो थे उनका उत्तराधिकारी बना दिया था। और चौथे सुल्तान जो थे दाऊद के बेटे फिरोज शाह और अहमद ने गयासुद्दीन से बदला लेने के लिए गुलबर्गा तक मार्च किया था, मतलब कि दंगे फसाद हुए थे। और तगलचिन के सैनिकों को पराजित करने के बाद फिरोज शाह ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। अब फिरोज शाह जो थे उनके अंतिम शासक रहे थे, उन्होंने स्वयं को शासक घोषित कर दिया था, और शमसुद्दीन जो थे उनको अंधा करके और तगलचिन को मार दिया गया था। वर्ष 1397 में मतलब 1397 में ताज-उद-दीन फिरोज शाह ने बहमनी साम्राज्य के सुल्तान का ताज उसको पहनाया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ काफ़ी सारी लड़ाई करी, और इसमें वर्ष 1398 से लेकर 1406 तक उनके विक्टोरिया शामिल रहे थे, लेकिन 1419 में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ने में उनकी हार हुई थी। अब देवराय की बेटी ने उसके विवाह के परिणाम स्वरूप उनकी एक जीत हुई, लेकिन जो देवराय थे उनकी बेटी से उन्होंने विवाह कर लिया था, और उसके बाद अहमद शाह प्रथम वली जो थे वो जो उनका छोटा भाई था उनकी गद्दी पर बैठ गया था। बाद में हुमायूं शाह के सबसे बड़े बेटे जिनका नाम निज़ामुद्दीन अहमद तृतीय था, और मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी सिंहासन पर बैठे थे, क्योंकि उस समय वह सही उम्र तक नहीं पहुंचे थे, और महमूद गवन ने उस अवधि के दौरान शासक के रूप में शासन किया था। महमूद गवन जो थे एक महान राजनेता और प्रतिष्ठित कवि माने जाते थे, लेकिन बाद में उसे मोहम्मद शाह तृतीय द्वारा मार दिया गया था। महमूद गवन को मोहम्मद शाह तृतीय जो थे उनके द्वारा मार डाला गया था।
उनका पुत्र बैठा था मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय बैठा था। जैसे मैंने आपको बताया मोहम्मद शाह बहमनी का जो प्रथम था वो बैठा था, उसके बाद मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय बैठा था उनकी गद्दी पर, जो उनके वारिद शाही प्रधानमंत्रियों के हाथों की कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली था वो। और बाद में 1518 में जैसा कि अपेक्षित था सल्तनत का 5 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। अब क्या है, सबसे पहले जो बहमनी प्रथम था वो गद्दी पे बैठा, उसके बाद उसका पुत्र जो था बहमनी द्वितीय वो बैठा गद्दी पे, लेकिन वो प्रधानमंत्री की कठपुतली बन के रहा और बाद में 1518 में सल्तनत को 5 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया था। अब 5 अलग अलग राज्य क्या थे? पहला अहमदनगर के निज़ाम शाही, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीदर, चौथा बदार और पांचवा बीजापुर के आदिल शाही। अब ये जो है निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही और इमाद शाही और आदिल शाही, ये थे इन इलाकों पे राज करने वाले शासक, और उन्होंने एक साथ दक्कन सल्तनत के रूप में जाना जाता है। ये 5 राज्य जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर, बरार और बीजापुर, ये दक्कन सल्तनत के नाम से इनको जाना जाता है। और बहमनी सल्तनत जो थे वो फारसी भाषा, संस्कृति और साहित्य के समर्थक थे। ये जो सुल्तान रहे थे वो फारसी भाषा को और वहाँ की संस्कृति को और साहित्य के समर्थक रह चुके थे, और साम्राज्य के कुछ शासक इसमें परंपरागत हो गए और इसमें साहित्य लिखा था। और इसके अलावा बहमनी साम्राज्य की स्थापत्य उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण रही थी। बहमनी साम्राज्य में स्थापत्य उपलब्धियां और उनके जो साहित्य थे उन पर बहुत ज़्यादा फोकस इसमें किया गया था। अब बहमनी साम्राज्य जो था उसकी राजनीतिक संरचना और प्रशासन कैसा था? बहमनी साम्राज्य के पास अपने विशाल क्षेत्र पर प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए एक सुव्यवस्थित राजनीतिक संरचना और प्रशासन था। सुव्यवस्थित मतलब कि अच्छे से इसको मैनेज करने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था और संरचना थी। अब शीर्ष पर सुल्तान था जिसके पास सर्वोच्च शक्ति थी और वह साम्राज्य पर शासन करता था। अब प्रशासन केंद्रीकृत था जिसमें वित्त, न्याय, सैन्य, खुफिया और सार्वजनिक कार्यों जैसे शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभाग थे। मतलब कि केंद्रीकृत मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, जिनमें शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए, शासन के विभिन्न पहलुओं में क्या आता है? वित्त, पैसों से रिलेटेड, न्याय, सैन्य, खुफिया या फिर सार्वजनिक कार्यों के लिए एक विभिन्न मतलब कि जिम्मेदार विभिन्न विभाग थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके बना दिए गए थे, और साम्राज्यों को प्रांतों और जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक के अपने गवर्नर और अधिकारी थे जो सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। जो मतलब कि साम्राज्य जो था उनको प्रांतों और जिलों में विभाजित किया था, और हर प्रांत और हर जिले का अपना अपना गवर्नर और अधिकारी होता था। जैसे कि हम बोलें, जैसे कि इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जिलों के, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो क्या होता था, वो डायरेक्टली जो बड़े बड़े मंत्री होते थे उनको वो करते थे, क्या नाम है, रिपोर्ट करते थे। तो एक तरीके से हम यहाँ पे भी बोलते हैं कि जो अपने अपने प्रांत और जिलों के गवर्नर और अधिकारी होते थे वो सीधा सुल्तान को रिपोर्ट करते थे, और ये अधिकारी जो थे वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपने अपने क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार थे। मतलब कि अपने अपने प्रशासन की देखरेख करने के लिए ये लोग जिम्मेदार थे, और वहाँ के कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये लोग जिम्मेदार रहे। और साम्राज्य में विभिन्न स्रोतों से कर एकत्रित करने के लिए एक परिष्कृत राजस्व प्रणाली थी, और न्यायाधीशों के साथ एक अच्छी तरह से विकसित न्यायिक प्रणाली थी। मतलब कि जो विभिन्न स्रोत थे उससे कर एकत्रित करने के लिए तरह तरीके के जो टैक्स होते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स हो गया, जैसे कि कुछ भी बिल हो गया, जैसे कि वो पे करने के लिए, एकत्रित करने के लिए एक राजस्व प्रणाली होती थी, और न्यायाधीशों के साथ एक अच्छी तरह से विकसित न्यायिक प्रणाली थी। मतलब कि न्यायाधीश कौन होते हैं? जजेस। और न्यायिक प्रणाली का मतलब ये होता था कि कोर्ट कचहरी में जितनी भी चीज़ें होती थी वो सब इसका फैसला करते थे ये लोग, और इसकी एक प्रणाली थी जिन्हें काजी कहा जाता था, जो विवादों को निपटाने के लिए इस्लामी कानून लागू करते थे। इस्लामी कानूनों को लागू करने के लिए काजी का इस्तेमाल किया जाता था। अब सेना जो थी उन्होंने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैन्य कमांडरों को नियुक्त उसमें
किया गया था। और साम्राज्य जो था उनमें जासूसों को और खुफिया एजेंसियों को भी रखा गया था, अधिकारियों को रखा गया था, तो जो जानकारी इकट्ठा करते थे और पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों के साथ जो राजनयिक संबंध थे उनको स्थापित किए जाते थे इनके थ्रू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो थी वो बाहर के राज्यों से और जो बाहर की कंट्रीज़ थे उनसे राबता करने के लिए, कुछ कन्वर्सेशन करने के लिए, तो उनमें राजनयिक संबंध स्थापित किए जाते थे इसके थ्रू। और सुल्तान का शाही दरबार कौन होता था? शक्ति और प्रतिष्ठा के केंद्र के रूप में कार्य करता था, जो कुलीनों, दरबारियों और शासन में सहायता करने वाले सलाहकारों से घिरा होता था। अब जो सुल्तान होते थे पुराने ज़माने के टाइम में यही होता था कि सुल्तान का शाही दरबार होता था, वहाँ पे सारे दरबारी, कुलीन वर्ग के लोग और शासन में सहायता करने वाले जितने भी सलाहकार थे वो उसमें इन्वॉल्व होते थे। और वफादारी और सेवा को उपाधियों, भूमि अनुदान और अन्य विशेषाधिकारियों से पुरस्कृत किया गया था। मतलब कि वफादारी और सेवक को जो होते थे, जो वफादार होते थे, उनको उपाधियों से उपाधि ग्रहण करते थे वो लोग। और भूमि अनुदान मतलब कि भूमि उनको गिफ्ट की जाती थी या फिर अन्य विशेषाधिकार उनको दिए जाते थे। और पूरे साम्राज्य में कुशल संचार के लिए एक डाक प्रणाली स्थापित की गई थी। कुशल संचार के लिए मतलब कि एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए एक डाक प्रणाली भी इसमें स्थापित की गई थी। और बहमनी साम्राज्य की जो राजनीतिक संरचना थी और प्रशासन को समझने में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इसने अपने क्षेत्रों पर कैसे शासन किया था और विविध आबादी पर नियंत्रण बनाए रखा था। तो ये मैंने आपको बताया कि राजनीतिक संरचना और उसके प्रशासन को संभालने के लिए क्या क्या चीज़ इसने की थी। अब मैंने आपको बता दिया बहमनी साम्राज्य जो था, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में संघर्ष के क्या रीज़न रहे थे और बहमनी साम्राज्य का जो प्रशासन था वो कैसा रहा था। तो ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे इजीली लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।